साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, एक महत्वपूर्ण फैसला आया है ऑनरेबल कैट का इन फेवर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जजमेंट है डी धन्ना लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट पारित हुआ है 12 मार्च 2025 को कैट दिल्ली के द्वारा। साथियों, बेसिकली जो पॉइंट इस पर डिस्कस हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दो बिंदुओं पे जो है जोर दिया है ऑनरेबल कैट ने। पहली बात है डिले इन इनिशिएशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी क्रिमिनल केस में डिस्चार्ज हो गए हैं या बरी हो गए हैं तो उसी ग्राउंड पर अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है तो वो क्वैश हो सकती है या नहीं, वो सेटिस्फाइड हो सकती है या नहीं। यहाँ पर दोनों ही पॉइंट कंसर्न जो लोक सेवक था उसके पक्ष में तय हुए। साथियों, कंसर्न जो लोक सेवक है बेसिकली पेशे से एक IAS है। इस पर चार्ज क्या था कि इसके पास जो भी संपत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, डिसप्रपोर्शनेट है टू नोन सोर्स ऑफ इनकम। बेसिकली जो IAS लॉबी है उसके लिए ये जो कानून है, खासकर 13(1) EPC एक्ट, ये बहुत दुखदायी है। कई बार देखा होगा आपने कि CBI जो है वो सर्वे कर लेती है और कंसर्न जो रिपोर्ट है उसको रेडी कर लेती है और ये कहते हैं कि आपके पास असेस जो है बहुत ज़्यादा है जिसका आपके पास स्पष्टीकरण नहीं है। इट इज़ अपीयरिंग टू बी डिसप्रपोर्शनेट टू योर नोन सोर्स ऑफ इनकम। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर 13(1) में कार्रवाइयाँ जो है बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो घर वाले हैं उन पर भी धारा 109 IPC का चार्ज लगा दिया जाता है और इन एडिशन टू दिस 120 भी IPC कई बार जोड़ दिया जाता है, बट अमूमन चार्ज जो होता है वो 109 IPC का होता है। साथियों, इन पर जो चार्ज था वो था करीबन 3.15 करोड़ के डिसप्रपोर्शनेट ऑफ असेट का। और मजाक केस नहीं होते, ये बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका कहना ये होता है कि जो भी आपके पास परिसंपत्तियाँ हैं उसकी हमने गणना कर ली हैं और ये काफ़ी अधिक क्वांटिटी में है एज कंपैरिजन टू योर नोन सोर्स ऑफ इनकम। साथियों, एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण निर्णय है इसी पॉइंट के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 4/12/2024। निर्णय जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी लोक सेवक है अगर वो मैरिड है तो जो कंसर्न स्पाउस है उसकी इनकम क्या है उस चेक पीरियड में उसको भी देखना पड़ेगा। अगर बच्चे कमा रहे हैं तो उसको भी देखना होगा। अगर माँ बाप साथ में हैं, उनकी इनकम है, उनकी असेट है, तो उसको भी जो है देखना पड़ेगा। पर यूजुअली क्या होता है कि उनका फोकस सिर्फ आप ही होते हो और आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है और आपकी पत्नी को या आपके पति को, विच एवर इज़ एप्लीकेबल, उन्हें भी पक्षकार जो है बना रहते हैं कि उन्होंने इस काली कमाई को ठिकाने लगाने में और उसको कन्वर्ट करने में इनटू असेट आपके साथ जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब हमने जांच करी तो उनकी भी इनकम बहुत कम साइड पर है, आपकी भी इनकम जो है लोअर साइड पर है और असेट्स जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे सिनेरियो के अंदर आप जिम्मेवार हैं धारा 13(1) EPC एक्ट के तहत। अब वहाँ पर अपन जो है घबरा जाते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा हो जाने पर आप सबसे पहले अपना सबमिशन दीजिए। अगर आपकी वाइफ की इनकम है, उसके ITR हैं, तो उसको आप सबमिट कीजिए। अगर उसे जोड़ा नहीं गया है तो हम उसको क्लम करेंगे, पर क्लम्पिंग के लिए डॉक्यूमेंट तो आपको ही पेश करने पड़ेंगे ना। जब तक आप डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेंगे अधिकारी उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ था कि कंसर्न व्यक्ति ने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, ना कंसीडर करे कंसर्न विजिलेंस ने, ना करे कंसर्न कोर्ट ने, ना करे हाई कोर्ट ने, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसे डॉक्यूमेंट फाइल पर हैं जिससे दिखाई देता है कि इनकम के और सोर्सेज भी हैं, अगर उन्हें क्लम्प नहीं किया गया और केस रखा गया आइसोलेशन में, देन डेफिनेटली परजुरी विल बी कॉस्ट टू पब्लिक सर्वेंट। तो कोर्ट ने वहाँ पर डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हुए डिस्चार्ज करने के आदेश दे दिए। तो ये जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पर, इस पॉइंट पर हम इसको यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। साथियों, जब मामले होते हैं एंटी करप्शन के तो विभाग जो है आप पर कार्रवाई करता है। विभाग कहता है कि आपने मिसकंडक्ट किया है, आपने विभाग की छवि को जो है ख़राब किया है और आप विभाग में अपनी छवि को मेंटेन करने में, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, टू मेंटेन द डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी, आप जो है असफल रहे। बेसिकली योर कंडक्ट इज़ अनबिकमिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। अगर आप एक IAS लॉबी से बिलोंग करते हैं तो यूजुअली आप पर जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है ऐसे सिनेरियो में वो होती है नियम 16 सब क्लॉज 1, नियम 16 सब क्लॉज 2, नियम 16 सब क्लॉज 3 AIS ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के तहत। और इसके साथ साथ नियम नंबर 8 भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत आप होते हैं चार्जशीटेड बाय द वे ऑफ मेमोरेंडम, जो कि बिलोंग करता है AIS ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969। साथियों, बेसिकली ये नियम क्या कहते हैं? ये नियम कहते हैं कि अगर आप एक लोक सेवक हैं, क्लियर है, और आप मेंबर हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी है कि अगर आप कोई अचल संपत्ति को एक्वायर कर रहे हैं तो आप विभाग को इन्फॉर्म करेंगे। आप में आपका परिवार भी जो है शामिल है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, चाहे बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस हो,
चाहे बाय द वे ऑफ परचेज हो, इसमें शामिल होगा, जिसमें लीज और मॉर्गेज की स्थितियां भी जो है शामिल होंगी अगर प्रॉपर्टी को उस कॉन्टेक्स्ट में भी हेल्ड किया जा रहा तो। इन पर आरोप यह था कि इन्होंने ये सारे फैक्ट जो है डिस्क्लोज नहीं करे। अल्टीमेटली जब ये पकड़ी गई तो इनके विरुद्ध जो है गंभीर कानूनी कार्रवाई हुई। दैट्स वाई शी इज लायबल। साथियों, इस केस में कंसर्न सीबीआई ने जो है चार्जशीट पेश करी। उनका कहना है कि जो भी असेट मौके मिली उसका हमने सर्वे किया, सर्वे रिपोर्ट तैयार करी, उस पर कोई भी जवाब जो है प्रॉपर तरीके से आरोपी दे नहीं पाई। दैट्स वाई इट इज़ अ फिट केस टू बी चार्जशीटेड। कंसर्न आरोपी ने जो है डिस्चार्ज मूव करा पर वो डिस्चार्ज नहीं हो पाई। मामला जो है हाईकोर्ट में गया, उसे डिस्चार्ज मिल गया और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक हार गई। तो पॉइंट ये था इस केस के अंदर कि जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें आरोपी जो है डिस्चार्ज भी मीन्स अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो उसी के बेसिस पर जो है एक पैरिटी मांगा गया कि जिन फैक्ट्स पर मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण था उन्हीं फैक्ट्स पर जो है मेरे विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन है। जब आपराधिक मामला ही खत्म हो गया तो जो उसका आउटब्रस्ट है वो अपने आप में ही खत्म हो जाना चाहिए। इन्होंने जो है रिलाई किया इंपॉर्टेंट जजमेंट पे जो कि है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कैप्टन एम पॉल बनाम भारत गुड। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट का गया सिंह बनाम द चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट का समीर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। इन तीनों में जो है रिलाई किया गया और इसमें यही पॉइंट्स जो है इन्वॉल्व थे कि अगर लोक सेवक पर आपराधिक कार्रवाई है और डिपार्टमेंटल एक्शन उसका आउटब्रस्ट है तो ऐसे सिनेरियो में अगर डिपार्टमेंटल एक्शन को सीज करना है तो ये आज्ञापक है कि फौजदारी कार्रवाई भी सीज हो गई हो। अगर ऐसा है तो डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ आगे नहीं चल सकती है। तो इनका कहना यह था कि डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई हैं इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ट्रायल। जो भी स्थितियाँ पत्रावली पर हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी चार्जेस हैं वो स्टैंड करने हैं बाय द फॉर्मूला दैट इज़ कॉल्ड प्रिप्रोडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इनका कहना है कि भले ही यहाँ पर प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, पर उसके बावजूद भी जो आपराधिक कार्रवाई हुई है उसका जो फेट है उसे कंसिडर करना पड़ेगा। वापस से उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हाई कोर्ट एट क्वेस्ट द प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड द फैक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि जिन फैक्ट्स पे आपराधिक मामला है उन्हीं फैक्ट्स पे जो है डिपार्टमेंटल एक्शन है तो मुझे बेनिफिट दिया जाए कैप्टन एम पॉल बनाम भरत गोल्ड के जजमेंट का जो कि है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, गया सिंह बनाम द चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड का जो कि फैसला है झारखंड हाईकोर्ट का, एंड समीर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा जो कि फैसला है उड़ीसा हाईकोर्ट का। इस पर जो है जोड़ दिया जाए। साथियों, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी रेस किया गया कि इस केस में जो है डिले है इन इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। करीबन 7 साल बाद जो है प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया गया है। साथियों, उन्होंने रिलाई किया इंपॉर्टेंट जजमेंट राजेंद्र शंकर शुक्ला का निर्णय का साइटेशन है 2018 वॉल्यूम 14 SCC पेज 92, जिसमें यह भी स्पष्ट है कि अगर डिले है इन मेमोरेंडम और डिले जो है इनऑर्डिनेट है, लंबे टाइम बाद जो है चार्जशीटेड है या मेमोरेंडम की स्थिति आ रही है तो ये स्थिति अपने आप में घातक है। प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वेश्चन। तो साथियों, इस केस में सारे के सारे फैक्ट्स सर्कमस्टेंस को देखते हुए कोर्ट ने 4 महत्वपूर्ण पॉइंट जो है लेट डाउन करे कंसर्न चार्ज ऑफिशियल के पक्ष में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फेस करते हैं डिपार्टमेंटल इलेक्शन को, यू आर नॉट आरोपी, यू आर चार्ज ऑफिशियल। पहला पॉइंट ये है कि जो भी वॉयलेशंस हैं वो स्पेसिफिक दर्शित होने चाहिए। अगर वॉयलेशन स्पेसिफिक नहीं है तो डिपार्टमेंटल एक्शन बैड इन लॉ है। दूसरी बात है इट मस्ट बी इनिशिएटेड एज सून एज पॉसिबल। तीसरी बात है कि जिन पॉइंट्स पर आपराधिक मामला है उन्हीं पॉइंट पर डिसिप्लिनरी एक्शन है तो आपराधिक मामला खत्म होने पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो अपने आप में ही खत्म होगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आप जवाब देते हैं उसमें ये सारी बातें जो है स्पेसिफिक कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं या जनरल वे में जो है जवाब दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन का ब्रीफ रेडी हो जाएगा और डिफेंस ब्रीफ आप देने जा रहे होंगे तो आप कोई भी नए पॉइंट का समावेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं रिगार्डिंग योर राइट्स एंड हाउ टू बी सक्सीडेड इन डिपार्टमेंटल इलेक्शन वेयर इन देयर इज़ नो फॉल्ट ऑफ यू। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में हमने इन सारे स्थितियों को समझाने का, कवर करने का प्रयास किया। जब भी हम कोई वर्कआउट करें ऐसे केस के अंदर तो हमें जो पॉइंट्स मैंने बताए उन्हीं पॉइंट्स के तहत जो है काम करना है। तो ये हमारे ड्राफ्टिंग में एडिशनल ब्यूटी होगी और उसका हमें बेनिफिट भी जो है मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।